हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, हर एक सेल क्या करती है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेगी। हर एक बॉडी सेल से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आएगा? ब्लड के अंदर, और फिर वो जाता है ब्लड से किडनी के अंदर। किडनी के अंदर मेनली 3 प्रोसेसेस चलती हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए, कि वो ब्लड से किस तरीके से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करके और उसे कन्वर्ट करती है यूरिन के अंदर। तो मेनली 3 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ ट्यूबुलर सीक्रेशन। मेनली ये 3 प्रोसेस हैं। जो पहली वाली है वो तो होगी रीनल कार्पसल के अंदर, ये दोनों होंगी कहाँ पे? रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। मेनली ये 3 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू यूरिन की फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये कब होगा? इट अकर्स व्हेन ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। इस तरीके से ये पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की स्टार्टिंग है। यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये कैपिलरीज हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। ये है एफरेंट आर्टीरियोल और ये है इफरेंट आर्टीरियोल। ये है ग्लोमेरुलर्स। ये है बोमेन कैप्सूल, और इस पूरे को मिला के हम रीनल कार्पसल बोलेंगे या फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इसके अंदर मेनली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो मेन यहाँ की प्रोसेस है। यहाँ पे क्या चलता है वो सारी हम इस फिल्ट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये कब होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? जब ब्लड एंटर करेगा। ये जो ये वाला एफरेंट है इसका डायमीटर ईफ्रेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। जो फिल्ट्रेशन है वो कब होगा? जब ब्लड एंटर करेगा किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर, थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल, ड्यू टू ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। की यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, वाटर है, स्मॉल सोल्यूट है। जैसे कि कौन कौन से स्मॉल सोल्यूट हैं? जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट है, और कुछ आयंस हैं। इनकी वजह से ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है इस ब्लड के अंदर? वाटर है, स्मॉल सोल्यूट है। तो वाटर की वजह से, स्मॉल सोल्यूट की वजह से, ब्लड प्लाज्मा की वजह से यहाँ पर क्या है? एक प्रेशर बिल्डअप होगा, और इस प्रेशर की वजह से जो यहाँ का ब्लड है वो कहाँ मूव करेगा? वो मूव करेगा इस ग्लोमेरुलस के थ्रू, इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर मूव करेगा। ये क्या है? एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। बिकॉज लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट है, ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, वो यहाँ से यहाँ पर पास ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो कैपिलरीज वॉल है इसके जो पोर्स है वो इतने बड़े प्रोटीन्स को, इतने बड़े स्ट्रक्चर को, जैसे कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, बड़े बड़े प्रोटीन है, उनको यहाँ से यहाँ पर मूव करने नहीं देगा। जो फिल्टर्ड फ्लूड है, कि यहाँ से यहाँ पर जो फिल्टर होके फ्लूड आया उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो क्या है? प्रोटीन फ्री है।
मतलब उसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है, ना ही उसके अंदर क्या है, कोई सेल्स है। कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पर फिल्टर होके आ रही है, उसकी जो फिल्टरेबिलिटी है, कि फ़िल्टर होने की जो उसकी एबिलिटी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि जो फ़िल्टर होने की एबिलिटी है, फिल्टरेबिलिटी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी सोल्यूट की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है देयर साइज़। कि अगर साइज़ बड़ा होगा तो फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, अगर साइज़ छोटा है तो जो फिल्ट्रेबिलिटी है किसी भी सॉल्यूट की वो ज़्यादा होगी। जैसे हम किसी भी अमाइनो एसिड लें, एक प्रोटीन लें, अमाइनो एसिड छोटा है, प्रोटीन बड़ा है, तो जो प्रोटीन का साइज़ है वो बड़ा है तो उसके फ़िल्टर होने की एबिलिटी कम है, अमीनो एसिड का साइज़ छोटा है तो उसके फ़िल्टर होने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ पर कोई चीज़ कितनी पास ऑन होगी वो डिपेंड करती है उसके साइज़ के ऊपर। अगर हम डेली बेसिस पे बात करें कि ऑन एन एवरेज जो डेली वॉल्यूम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, वो करीब 180 लीटर है इन एन अडल्ट मैन। अगर हम अडल्ट मेल की बात करें तो उसके अंदर 180 लीटर पर डे यहाँ से यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है, जो कि इस 80% का मोर देन 99% की 99% से ज़्यादा है, वो फिर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? वाया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सेकेंड प्रोसेस के थ्रू, कि यहाँ से यहाँ पर 180 लीटर फिल्ट्रेट आएगा। इस 180 लीटर का मोर देन 99% जो फिल्ट्रेट है वो वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो सेकंड प्रोसेस है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके थ्रू वापस कर दिया जाएगा। तो सिर्फ कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा? 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। कि जो 180 लीटर था यहाँ से यहाँ पर फिल्टर होके आ रहा था, इसका मोर देन 99% रिटर्न कर दिया जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सिर्फ बचा कितना? कि पर डे 1 to 1.5 लीटर की 1000 ml से 1500 ml यूरिन पर डे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। जो वॉल्यूम है फ्लूइड फिल्टर की, कि यहाँ से कितनी वॉल्यूम जो फ्लूइड है वो फिल्टर हुआ है, वो दूसरी जो ब्लड बॉडी की कैपिलरीज़ हैं, कि भाई ये भी क्या है, एक कैपिलरी है, तो यहाँ इस कैपिलरी से इतना ज़्यादा ब्लड कैसे फिल्टर हुआ है, जबकि बॉडी की किसी दूसरी कैपिलरी है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। इसके मेनली 3 रीज़न है। वो 3 रीज़न क्या है? कि एक तो जो यहाँ की कैपिलरीज़ हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं, उनके पास लार्ज सरफेस एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया है, क्योंकि वे क्या है, लॉन्ग है। ये लॉन्ग है, लॉन्ग होने की वजह से इनके पास क्या है, फिल्ट्रेशन के लिए लार्ज सरफेस एरिया है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, वो काफ़ी थिन है और कैसी है, पोरस है, उसके अंदर क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है वो हाई है, कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है वो हाई है। क्यों? क्योंकि जो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है उसका साइज स्मॉल है, मतलब उसका डायमीटर स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू एफ्रेंट। कि एफ्रेंट का साइज ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है, और ईफ्रेंट का साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है वो हाई है। एक रीज़न ये हुआ। दूसरा कि जो मेम्ब्रेन है वो थिन है और पोरस है। और तीसरा क्या है कि कैपिलरीज़ का साइज़ बड़ा है और वो लंबी लंबी कैपिलरीज़ हैं। ये इन 3 रीज़न की वजह से जो फ्लूइड फिल्टर होता है बाय रीनल कार्पसल वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कैपिलरीज ऑफ आवर बॉडी। फिर हम बात करते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। GFR के बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में हम बात करते हैं। तो जो अमाउंट है फिल्ट्रेट की, जो कि भाई रीनल कार्पसल के अंदर बना है, दोनों किडनी, हमारी दोनों किडनीज, बोथ किडनी के अंदर पर मिनट, की 1 मिनट में, हमारी दोनों किडनी के अंदर 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना है,
यानी कि कितना फिल्ट्रेट बना है, जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर आया है, दोनों किडनी में 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट बनता है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द रीनल कार्पसल ऑफ बोथ द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो 125 ml पर मिनट, यानी कि 7.5 लीटर पर आवर, यानी कि 180 लीटर पर डे। मिनट का भी हिसाब दे दिया, घंटे का भी हिसाब दे दिया और दिन का भी हिसाब दे दिया कि पर मिनट 125 ml GFR है, मतलब ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन रेट है कि वो 1 मिनट के अंदर दोनों किडनी में कितने ब्लड को फिल्टर करता है। पर मिनट 125 ml है, घंटे के हिसाब से देखें तो 7.5 लीटर है और दिन के हिसाब से देखें तो 180 लीटर है। अब जो ये GFR है उसे हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, इसके डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, इसे डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। बाय, एक तो क्या तरीका है, बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, की जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, किसकी वजह से लगेगा। और दूसरा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ये दो फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं GFR कि क्या रेट रहेगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की। वो एक तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ये दो चीज़ें हैं जो कि इसे डिटरमाइन करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से कैसे GFR डिटरमाइन किया जाएगा। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो रिप्रेजेंट करता है द सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। द सम ऑफ इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर that either favor or oppose the GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं कि अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी या तो ये GFR को फेवर करेंगे या फिर GFR को अपोज करेंगे। कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन सब का हम सम करेंगे और वो सम क्या आएगा, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा। तो मेनली 3 तरीके के हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर हैं। एक 3 में से एक प्रेशर प्रमोट करेगा और जो दो प्रेशर हैं वो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन को अपोज करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये प्रेशर, जैसे फर्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्या करता है, इसका क्या इफेक्ट है, ये करेगा फेवर, फिल्ट्रेशन को फेवर करेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +55 mm ऑफ Hg। जो दूसरा है वो कौन सा है, एक तो हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, दूसरा क्या होगा, ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है, ये अपोज करेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, +30 mm ऑफ Hg। थर्ड वन इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या करता है, ये भी क्या करेगा, अपोज करेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +10 mm ऑफ Hg, सॉरी +15 mm ऑफ Hg। तो मेनली ये 3 प्रेशर हैं। जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये
किसका प्रेशर है, इट इज़ द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरी की, जो इस तरीके से हमने ऐसे ये कैपिलरी बनाई थी, इस कैपिलरी के अंदर कितना प्रेशर है ब्लड का, वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +55 mm ऑफ Hg। ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा फिल्ट्रेशन को बाय फोर्सिंग वाटर एंड सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, कि जो वाटर है, सोल्यूट है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन हो जाएं, तो ये फेवर करेगा। दूसरा कौन सा है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर डेवलप होगा किसकी वजह से, क्योंकि जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्युलिन है, फाइब्रिनोजन है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। जैसे भाई हम छलनी में से चाय छानते हैं, तो जो चाय पत्ती यहाँ रह गई, पहले तो रेट चाय छनने का तेज होगा, फिर बाद में जैसे यहाँ चाय पत्ती एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो ब्लड कोलोइडल सब्सटेंसेस है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन, ग्लोब्युलिन है, फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, धीरे धीरे ये क्या होने लगेंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर जमने लगेंगे। तो इनकी वजह से, जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो जल्दी से पास ऑन नहीं होगा, उसके पास ऑन होने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बोमेन कैप्सूल में जाने की रेट कम हो जाएगी। इसलिए क्या करता है, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +30 mm ऑफ Hg। तीसरी हम बात करते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट लगेगा, कब, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी जो फ्लूइड है ना, वो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट काम करता है, कि जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्ट्रेट नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है इस कैप्सुलर स्पेस के अंदर। तो जो कैप्सुलर स्पेस है, इस स्पेस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से ये अपोजिट टू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के अपोजिट फोर्स लगाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +15 mm ऑफ Hg। तो क्या होगा कि इन तीनों का सम अप करना पड़ेगा हमें, कि भाई नेट अगर हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके अंदर से हमें ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये कितना था, 55 माइनस 30 + 15, तो कितना आया, 10 mm ऑफ Hg। जो ये 10 mm ऑफ Hg है, ये कोज करवाएगा ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर होने में ग्लोमेरुलर से कैप्सुलर बोमेन कैप्सूल के अंदर की, जो ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ से ब्लड पास ऑन होने में ये +10 mm ऑफ Hg रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो इतनी देर से हम GFR कर रहे हैं, इसका रेगुलेशन कैसे होगा। इसका रेगुलेशन की हम बात करें तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है या फिर डायलेशन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, की जो आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको हम एफरेंट बोलेंगे। इस एफरेंट आर्ट्रियोल का जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी या फिर ये डायलेट होगी, फैलेगी, वो अफेक्ट करता है कि यहाँ पर कितना रेट ऑफ फ्लो आएगा, और वो अफेक्ट करेगा कि कितना GFR होगा, कि कितनी रेट से जो यहाँ ब्लड आया है वो फिल्टर किया जाएगा। इसके अंदर चेंज आता है अगर, कि भाई यहाँ पर जो ये आर्टरी है, ये इसका डायमीटर बढ़ा, इसके अंदर डायलेशन हुआ, या फिर इसका डायमीटर घटा, इसके डायमीटर में चेंज आने की वजह से
दोनों फैक्टर से आ सकता है, कि एक्सट्रेंसिक फैक्टर से भी आ सकता है और इंट्रेंसिक फैक्टर से भी आ सकता है। तो इन जो डायमीटर में चेंज आया, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ जो GFR की रेट है ना वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो जितने भी ये मैकेनिज़्म है कि भाई जो रेगुलेशन के मैकेनिज़्म की हम बात करेंगे, हम मेनली 3 रेगुलेशन के मैकेनिज़्म की बात करेंगे। न्यूरल रेगुलेशन, रीनल ऑटो रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। हम मेनली इन 3 रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, न्यूरल, रीनल ऑटो एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ GFR। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो जो ये तीनों हैं ये एक्चुअल में काम क्या करेंगे, इनका काम है कि जो डायमीटर में चेंज आना है उसे रेगुलेट करना, कि डायमीटर डायलेट होगा, यहाँ पे बढ़ेगा या फिर छोटा होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है इसे डायलेट करने का और इसके डायमीटर को कम करने का, कॉन्स्ट्रिक्शन करने का, वो इस GFR रेट को डिटरमाइन करेगा। इतना ही वैसोडाइलेशन किया जाएगा कि भाई यहाँ पर GFR मेंटेन रहे, ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, और इतना ही इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो मेंटेन किया जाएगा कि ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ GFR। न्यूरल रेगुलेशन ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का न्यूरल रेगुलेशन कैसे होगा। तो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं किडनी की, इंक्लूडिंग एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, इनके अंदर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर मिलते हैं। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से इनर्वेट होंगी, मतलब इनके अंदर किसकी सप्लाई होगी, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की। जब रीनल सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन को ये रिलीज़ करेंगे। तो जो नोरएपिनेफ्रिन है वो क्या कोज करवाएगा कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, कि जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका या तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा या फिर वो वैसो डायलेशन करवाएगा। जो नोरएपिनेफ्रिन है वो मेन काम क्या करता है, वो काम करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, GFR डिक्रीज़ होगा। अब जैसे कि भाई हम नॉर्मली देखें एक डायग्राम के थ्रू कि ये है एफरेंट आर्ट्रियोल का नॉर्मल डायमीटर। अगर इसका क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसका डायमीटर कम होगा, तो इसके डायमीटर कम होने की वजह से क्या असर पड़ेगा कि यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर था, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, वो डिक्रीज़ होगा। उसके डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा, और क्या डिक्रीज़ होगा, GFR डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर ये क्या हो जाए, इसका डायमीटर बढ़ जाए, इसका डायमीटर बढ़ गया तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, नेट प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, और जो GFR है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डायमीटर घटा तो सारी चीज़ें घट गई, डायमीटर बढ़ा तो सारी चीज़ें बढ़ गई। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो सारी चीज़ें घट जाएंगी, अगर उसके अंदर वैसो डायलेशन होगा तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो न्यूरल रेगुलेशन में मेनली सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, उससे रिलेटेड है नोरएपिनेफ्रिन से, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, GFR की रेट को डिक्रीज़ करवाने का काम करता है। फिर जो दूसरा रेगुलेशन है, दूसरा रेगुलेशन कौन सा है, रीनल ऑटो रेगुलेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR की बात करें तो जो किडनी है ना उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो GFR को रेगुलेट कर सकती है, और इस किडनी की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। ये मेनली 2 मैकेनिज़्म को इंक्लूड करती है। मेनली इसके अंदर 2 मैकेनिज़्म इंक्लूड होंगे। कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, पहला तो होगा मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन,
और दूसरा होगा इसके अंदर ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। मेनली ये दो मैकेनिज़्म इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये दोनों मैकेनिज़्म आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे और इन दोनों का काम क्या होता है कि जीएफआर को मेंटेन करना, उसको कांस्टेंट रखना, बार बार उसे चेंज ना होने देना। ये जीएफआर को कांस्टेंट रखने का काम करेंगे ओवर ए वाइड रेंज ऑफ सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर। कि अगर ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया तो ये जीएफआर को बढ़ने नहीं देंगे, उसे कांस्टेंट करेंगे। एकदम से घट गया तो जीएफआर को कैसे रेगुलेट करना है वो इन दोनों मैकेनिज़्म के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन की। सबसे पहले हम कौन से कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में बात करेंगे? मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन की। किसके ऊपर होगा ये होगा एफ्रिएंट आर्ट्रियोल के अंदर। एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके ऊपर मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। किसकी वजह से? जो इसकी स्मूथ मसल्स है ना, वो क्या करेंगी कि इसकी स्मूथ मसल्स सेंस करेंगी और रेस्पॉन्ड करेंगी। पहले वो सेंस करेंगी फिर वो रेस्पॉन्ड करेंगी। किसके अगेंस्ट? कि यहाँ पर कितना ब्लड का प्रेशर बढ़ा है। कि यहाँ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को सेंस किया जाएगा। इसकी स्मूथ मसल सेंस करेंगी फिर रेस्पॉन्ड करेंगी। जैसे जो ब्लड प्रेशर है अगर वो इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली जो जीएफआर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बढ़ा हुआ ब्लड का प्रेशर है वो क्या करेगा? इस एफरेंट आर्ट्रियोल की दीवारों को स्ट्रेच करवाएगा। ठीक है, कि यहाँ जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसे इस दीवारों ने सेंस किया, जो वॉल है उसने सेंस किया और वो जो वॉल है वो क्या होगी? स्ट्रेच होगी। और इसके रिस्पॉन्स में जो स्मूथ मसल फाइबर है आर्ट्रियल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो स्मूथ मसल फाइबर है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ का ल्यूमन कैसा हो गया? यहाँ का ल्यूमन हो गया छोटा। तो इस वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है, भाई ल्यूमन छोटा हो गया तो जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा, कम ब्लड आने लगा तो जीएफआर है वो भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक, फिर अगर इसका अपोजिट अगर हम पढ़ें कि ये तो क्या था? अगर बीपी इंक्रीज़ हुआ है तो, अगर बीपी डिक्रीज़ हुआ है तो क्या होगी कि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो क्या होंगी? वे कम स्ट्रेच होंगी, लेस स्ट्रेच होंगी जी। और क्या होंगी? ये अब रिलैक्स होंगी। इनके रिलैक्स होने की वजह से डायमीटर क्या होगा? डायमीटर बढ़ेगा। डायमीटर बढ़ेगा तो जो रीनल ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से जीएफआर भी इंक्रीज़ होगा। तो जो मायोजेनिक मैकेनिज़्म की हम बात कर रहे हैं मेनली बीपी से रिलेटेड है। ये मैकेनिज़्म क्या काम करता है? बीपी बढ़ा है या फिर बीपी घटा है, दोनों ही केस में रीनल ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करके जीएफआर को विद इन सेकेंड चेंज होने से बचाता है, कांस्टेंट रखता है। अगर ब्लड प्रेशर में चेंज होता है तो बीपी इंक्रीज़ होगा तो ये कैसे काम करेगा? बीपी डिक्रीज़ होगा तो ये कैसे काम करेगा? तो ये एक मैकेनिज्म हुआ मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन। जो दूसरा है ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, सेकंड रीनल ऑटो रेगुलेशन का तरीका। इसके अंदर क्या होगा? जो किडनी है उसके पास अपना खुद का मैकेनिज्म होता है। वो लिंक करती है सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन को इन डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है उसको उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके साथ लिंक करके मेनली ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक के थ्रू काम किया जाएगा। जैसे कि भाई जो डिस्टल ट्यूब्यूल है इसके अंदर कुछ सेंसरी फीडबैक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, मैक्यूला डेंसा। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सेंसरी सेल है। अगर जो डीसीटी है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में, डीसीटी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में NaCl की कंसंट्रेशन है तो क्या किया जाएगा? जीएफआर को क्या कर देंगे? जीएफआर को इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब ये क्या इंडिकेटिव है कि जीएफआर इंक्रीज्ड है। अगर डीसीटी के अंदर ज़्यादा NaCl की कंसंट्रेशन है इसका मतलब जीएफआर बढ़ा हुआ है।
तो अब क्या किया जाएगा कि इस GFR को कम किया जाएगा। अगर DCT के अंदर कम NaCl है, इसका मतलब क्या है, GFR घटा हुआ है। फिर क्या किया जाएगा, इसके रिस्पॉन्स में GFR को बढ़ाया जाएगा। तो जो ये डिक्रीज इन सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन है, ये क्या इनिशिएट करेगी, ये एक सिग्नल को इनिशिएट करेगी कहाँ से, मैक्यूला डेंसा से, जिसकी वजह से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायलेशन होगा, उसका डायमीटर बढ़ेगा और ये हेल्प करता है इस डिक्रीज हुए GFR को फिर से नॉर्मलाइज करने में। तो ये दो वे हैं ऑटो रेगुलेशन के, एक तो मायोजेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। GFR को कांस्टेंट रखने का काम करते हैं। मायोजेनिक में तो क्या है, मायो मतलब मसल से रिलेटेड है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स के ऊपर जो सेंसर प्रेजेंट है वो यहाँ पर कितना ब्लड प्रेशर चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसको सेंस करके उसके लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर बीपी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली GFR इंक्रीज होगा, GFR इंक्रीज होगा तो अब उसे क्या करना है, कांस्टेंट लेके आना है। तो ये जो मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो उसका डायमीटर छोटा होगा तो GFR अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अगर बीपी डिक्रीज हो गया है, मतलब अब बीपी डिक्रीज हुआ है तो GFR डिक्रीज होगा, हमें क्या करना है, GFR को फिर से नॉर्मल लेके आना है। तो जो ये डायमीटर है, इस डायमीटर को हम क्या कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। यहाँ पर जो स्ट्रेच होने की पावर है वो कम हो जाएगी, मतलब ये रिलैक्स करेगी, इसका डायमीटर चौड़ा होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और जो GFR है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो अगर प्रेशर कम है तो हम ब्लड को ज़्यादा ले आएंगे। दूसरा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये मेनली DCT के अंदर जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर NaCl की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। जो DCT है उसके ऊपर सेंसरी सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, मैक्यूला डेंसा। DCT के अंदर अगर NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब GFR बढ़ा हुआ है, अगर कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब GFR घटा हुआ है। अगर GFR घटा हुआ है तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो मैक्यूला डेंसा है ये क्या करेंगी, सिग्नल भेजेंगी ताकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर चौड़ा हो सके, उसमें से ब्लड फ्लो ज़्यादा आ सके और GFR को फिर से नॉर्मलाइज किया जा सके। फिर हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। ये तो दो हुए, रीनल ऑटो रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ GFR। तो यही चीज़ हम एक बार ऑस्मो रेगुलेशन में फिर से पढ़ेंगे। तो हार्मोनल रेगुलेशन में क्या है कि बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि GFR को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले मेन दो हार्मोन हैं, नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, दो हैं जो कि एड्रिनल मेडुला से रिलीज किए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं एफरेंट एंड इफरेंट, जो एफरेंट है एंड इफरेंट आर्ट्रियोल है उन्हें कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से GFR क्या होगा, डिक्रीज किया जाएगा। जैसे कि भाई क्या है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है, ये क्या है, एक पावरफुल रीनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। जब ब्लड की वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तब जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है वो क्या काम करती हैं, वो एक एंजाइम रेनिन को सीक्रेट करेंगी और ये रेनिन कन्वर्ट करता है इस एंजियोटेंसिनोजन सेकंड को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर हाइड्रोलाइज किया जाता है बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और ये इसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है और ये क्या करेगा, डायमीटर को कम कर देगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो GFR अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेन थे 3 रेगुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।